Hello everyone, my name is Ankush Meena. I'm Assistant Professor of Economics at Government Girls College Dausa. Today we are going to discuss about National Education Policy, in short NEP 2020. तो आप सब लोगों को पता है कि लास्ट एकेडमिक ईयर से राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपने कैरिकुलम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। उसको इम्प्लीमेंट करने से कोर्सेज़ के डिज़ाइन में क्या चेंजेज आया है, नए कोर्सेज़ कैसे हैं, कौन कौन से नए पेपर जुड़े हुए हैं और इससे पहले क्या चेंजेस थे, इससे पहले क्या अलग था कोर्सेज़ में, उन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोगों को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए लेकर के आई ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, एक करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी रहे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जब इससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले अगर ग्रेजुएशन में कोई स्टूडेंट अपने किसी कोर्स को छोड़ करके जाता था, मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर किया और फर्स्ट ईयर करने के बाद में वो बच्चा कुछ और करना चाहता है और उस कोर्स को छोड़ना चाहता है तो उसे कुछ नहीं मिलता था, उसकी ग्रेजुएशन अधूरी रह जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर वो फर्स्ट ईयर करने के बाद में छोड़ करके जाएगा तो भी कुछ ना कुछ उसको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर का अलग मिलेगा, फाइनल ईयर का अलग मिलेगा। उन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग कि केवल बच्चा वही चीज़ें नहीं सीखे जो जिस कोर्स में उसने दाखिला लिया है उस कोर्स को ही ढोता हुआ नहीं चले, उस कोर्स के अलावा भी और तमाम जो चीज़ें हैं और तमाम जो स्किल्स हैं वो भी उसके अंदर आए। गवर्नमेंट का ये भी एक उद्देश्य है। इट फोकसेस ऑन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हमारी एजुकेशन की क्वालिटी को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। फॉस्टरिंग रिसर्च। अगर हम रिसर्च के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च के ऊपर फोकस करें ताकि हम ग्लोबली कॉम्पीट कर पाए। क्योंकि अगर हम डेवलप्ड नेशंस में जाना चाहते हैं, हम हमारे देश को एक डेवलप्ड नेशन की तरह देखना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारा जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करे, रिसर्च में जाए, तमाम नए इन्वेंशंस करें एंड क्रिएटिंग ए ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम। और ग्लोबली जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। तो हम इनके एजुकेशन सिस्टम से जाकर के कॉम्पीट कर पाएँ, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आई, जिसको राजस्थान यूनिवर्सिटी ने लास्ट एकेडमिक ईयर से इम्प्लीमेंट कर दिया। चूँकि हमारा जो गर्ल्स कॉलेज है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अब चूँकि जो करिकुलम राजस्थान यूनिवर्सिटी का होगा वही करिकुलम हमारा होगा, तो हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत सारा स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आप सब लोगों को पता है कि जो हमारा एकेडमिक ईयर होता है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर इस तरह से डिवाइडेड था। इस बार क्या किया है यूनिवर्सिटी ने कि जो फर्स्ट ईयर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ईयर का जो स्टार्टिंग का जो 6 मंथ है उसको कहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, उसका एक अलग एग्ज़ाम होगा, उसका अलग सिलेबस होगा, उसके अलग पेपर होंगे। और लास्ट के जो 6 मंथ्स है उसका अलग सिलेबस होगा, उसका अलग एग्ज़ाम होगा, उसका अलग मार्किंग होगी, उसकी अलग मार्कशीट आएगी, उसकी अलग ग्रेडिंग होगी। तो इस तरह से पहले फर्स्ट ईयर में जो 2 पेपर पढ़ाए जाते थे, इस बार पहले पेपर को स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में पढ़ना है फर्स्ट सेम में, और सेकंड जो पेपर है उसको लास्ट के 6 मंथ्स में हमको पढ़ना है, स्टडी करनी है उसकी, और किस तरह से मार्किंग होनी है। इसमें एक जो चीज़ ऐड की है यूनिवर्सिटी ने, वो ऐड ये की है कि पहले जो बच्चे की मार्कशीट आती थी उसमें केवल उसके एग्ज़ाम में क्या मार्किंग हुई, अर्थात उसकी एग्ज़ाम में उसको क्या नंबर मिले, केवल वो शो होता था। इस बार उन्होंने ये भी किया है कि एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो बच्चे को जो नंबर मिले वो मिले ही, साथ में कॉलेज ने उसको कितने नंबर दिए। जैसे मान लीजिए कि एक पेपर आपका 150 का है, तो उसमें से यूनिवर्सिटी ने ये चाह रही है कि 120 मार्क्स का जो असेसमेंट है वो यूनिवर्सिटी करे और 30 मार्क्स का जो असेसमेंट है वो कॉलेज अपने स्तर पर करे कि बच्चे की अटेंडेंस कितनी रही है, उसका पार्टिसिपेशन कितना रहा है, उसका प्रेजेंटेशन क्या रहा है, जो कॉलेज ने टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं उसमें उसकी क्या मार्किंग रही है। उन आधार पर उनको बेस मानते हुए कॉलेज उसकी मार्किंग करे 30 नंबर में से।
तो इस बार 120 मार्क्स का पेपर होना है आपका, और 30 नंबर का आपका जो है कॉलेज असेसमेंट करके और कॉलेज आपके नंबर ऑनलाइन जो है भेजेगी। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम को दे पाएगा और कौन ऐसा स्टूडेंट है जो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा। तो इसकी दो एलिजिबिलिटी है। पहली जो एलिजिबिलिटी है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी। द फर्स्ट इज़ मिनिमम अटेंडेंस, दैट इज़ 75%। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जनरली आम लोगों की धारणा ये है कि कॉलेजेस में नहीं जाना है। सामान्यतः लोगों ने कॉलेजेस को डिग्री लेने और देने वाली संस्था बना दिया है कि हम जाएंगे, वहाँ पर दाखिला लेंगे, एग्ज़ाम देंगे, हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा और हम जो है ग्रेजुएट हो जाएंगे और डिग्री ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको 75% अटेंडेंस देनी होगी अपनी क्लासेज में, तब जाकर आपको एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में बैठने दिया जाएगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे अभी 2-3 दिन पहले कई सारे पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आए कि सर आई कार्ड बन गए हैं क्या। तो हम लोगों ने कहा कि बच्चे को भेजें आप, अभी आई कार्ड नहीं बने। आई कार्ड जैसे ही बनेंगे हम बच्चों को बता देंगे क्लासेस में। तो उनका कहना था कि सर हमने IAS और RAS बनने के लिए बच्चे को कोचिंग्स में भेज दिया। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि सर अगर ढंग से आप IAS और RAS का सिलेबस उठा करके देखें और उन सिलेबस को पढ़ करके देखें कि जो ग्रेजुएशन में है उससे अलग नहीं है। अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रेजुएशन को किया है तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि आपने ग्रेजुएशन को ढंग से नहीं किया है तो ना तो वो कोचिंग में बेहतर कर पाएगा, ना अपने एकेडमिक्स में बेहतर कर पाएगा। तो बच्चे के साथ ऐसा नहीं करें। पेरेंट्स से भी मेरा अनुरोध है, क्योंकि बच्चे को इतनी समझ नहीं है अभी कि वो अपने स्तर पर डिसीज़न ले पाए। जो आपने डिसीज़न लिया है उसको वो फॉलो करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसके पेरेंट्स हैं और आपसे अनुरोध है कि बच्चे को भेजें। खैर अगर नहीं भेजते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं ज़िंदगी में और चॉइसेस माननी भी चाहिए। हाँ, सेकंड जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो है मिड टर्म एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट्स, कि कॉलेज आपका हर सेमेस्टर में एक टेस्ट लेगा। उस टेस्ट, जितने भी नंबर का टेस्ट होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग नंबर का टेस्ट है। वो अलग अलग नंबर का किस तरह से टेस्ट है वो हम आगे की स्लाइड्स में एक बार डिस्कस करेंगे। तो जितने नंबर का भी टेस्ट है, मान लीजिए कि 20 नंबर का टेस्ट है, तो उस 20 नंबर में से 40% आपके नंबर आने चाहिए टेस्ट में। 40% का मतलब हो गया कि आपके 8 नंबर आने चाहिए 20 में से। अगर 20 नंबर का टेस्ट है तो अगर आप उसमें 8 नंबर से कम लाते हैं तो इसका मतलब है कि आप फेल हैं। और अगर आप फेल हैं तो कॉलेज उसमें अगर 8 नंबर से कम चढ़ाता है नंबर ऑनलाइन, तो आपको एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो सब लोगों को क्लियर है। पहली चीज़, आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए कॉलेज में। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपका जो मिनिमम मार्किंग है वो 40% होनी चाहिए, जो आपके टेस्ट होंगे कॉलेज में उनमें। जो इंटरनल असेसमेंट है, मैंने कहा कि 30, जैसे मान लीजिए कि 150 नंबर का पेपर है, उस 150 नंबर के पेपर में से 30 नंबर कॉलेज आपके भेजेगी यूनिवर्सिटी को। अब वो जो 30 नंबर को है, 30 नंबर हैं आपके, उसको किस तरह से डिवाइड किया है उसको कहते हैं इंटरनल असेसमेंट। तो उस इंटरनल असेसमेंट के क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहला आपका जो कंपोनेंट है वो है आपका अटेंडेंस। तो ऐसा नहीं है कि केवल एलिजिबिलिटी है ये, आपकी अगर बेहतरीन अटेंडेंस है तो आपको उसके भी नंबर मिलेंगे। साथ में आपका सेकंड जो है वो है टेस्ट। टेस्ट में आप जितने भी नंबर का टेस्ट है उस टेस्ट में आपको कितनी मार्किंग हुई है वो मार्क्स रह जाएंगे। और थर्ड जो है वो है आपका, या तो प्रेजेंटेशन करवाएगा कॉलेज कोई भी एक असाइनमेंट दे करके, या फिर कोई असाइनमेंट करवाया जा सकता है। तो आपका प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट किस तरह का रहा है और आपके प्रोफेसर ने, आपके सब्जेक्ट के प्रोफेसर ने आपको क्या ग्रेडिंग दी है, आपको क्या मार्क्स दिए हैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए, वो भी वो नंबर चढ़ाए जाएंगे 30 नंबर में से। अब हम अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो टेस्ट हैं और उसके जो मार्क्स हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। आपको ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, इस ग्रीन कलर में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे वो सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रैक्टिकल होने हैं। जैसे पहले सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स
और होम साइंस। आर्ट्स में अगर हम बात करें तो आर्ट्स में हमारी कॉलेज में एक होम साइंस है, उसमें प्रैक्टिकल है। तो इन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होने हैं। तो इन पूरे जो मार्क्स हैं उनको किस तरह से डिवाइड किया है एक बार हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है सेकंड, अगर हम थर्ड कॉलम में आए, पहला कॉलम सब्जेक्ट का है आपका, सेकंड कॉलम थियरी टेस्ट का है आपका, और थर्ड कॉलम में आए थियरी EOSE। थियरी EOSE का मतलब है थियरी एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम। तो थियरी एंड ऑफ सेमेस्टर जो एग्जाम है आपका, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, ये कितने नंबर का होना है? 80 नंबर का, 80 नंबर का होना है। इसका मतलब ये है कि लास्ट में सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेगी वो कितने नंबर की होगी? 80 नंबर की, 80 नंबर की होगी। उसके बाद में कॉलेज आपका इन प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल पेपर्स में 10 नंबर का एक टेस्ट लेगा। अब ये जो 10 नंबर है, मैंने कहा कि 40% मार्क्स आने चाहिए कम से कम मिनिमम। मान लीजिए कि किसी 10 का 40% क्या हो गया? 4 नंबर हो गए। 4 नंबर से यदि कम नंबर आते हैं आपके इन सब्जेक्ट्स में तो आपको एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो अब टोटल नंबर कितने हो गए आपके? 80, 10, 90, 90 नंबर हो गए। साथ में आपका एक 10 नंबर का जो है प्रैक्टिकल का टेस्ट होना है, और प्रैक्टिकल EOSE जो यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल करवाएगी वो 40 नंबर का होना है, और अदर्स में है 10 नंबर, मतलब 5 नंबर अटेंडेंस के और 5 नंबर प्रेजेंटेशन के। तो 5 नंबर तो अटेंडेंस के हो गए, प्लस 5 नंबर किसके हो गए आपके? जो है प्रेजेंटेशन के। तो इस तरह से 10 नंबर। अब देखिए कॉलेज ने आपके मार्क्स कितने चढ़ाए थियरी में। अगर हम थियरी की बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, तो कॉलेज ने मार्क्स चढ़ाए आपके पहले कॉलम में 10 नंबर, और साथ में प्रैक्टिकल टेस्ट के 10 नंबर, 10 और 10 20, और फिर जो है अदर्स के ये 10 नंबर। तो कॉलेज ने पूरे 150 नंबर में से कितने नंबर चढ़ाए आपके? 150 में से 30 नंबर। और 120 का आपका यूनिवर्सिटी क्या लेगी? एग्ज़ाम लेगी। 120 में यूनिवर्सिटी क्या क्या करेगी? आपका 80 नंबर का तो ले लेगी क्या? थियोरी का पेपर, और 40 नंबर का क्या ले लेगी? प्रैक्टिकल का। तो आप समझ गए होंगे, 40 नंबर का प्रैक्टिकल लेगी यूनिवर्सिटी, इसमें से 10 नंबर का प्रैक्टिकल जो होगा वो लेगा कॉलेज, टेस्ट लेगा 10 नंबर का प्रैक्टिकल में, और थियरी में 80 नंबर का जो एग्ज़ाम लेगी वो यूनिवर्सिटी लेगी, और 10 नंबर का जो टेस्ट लेगी वो कॉलेज लेगा, और 5 नंबर प्रेजेंटेशन के हो गए आपके, 5 नंबर अटेंडेंस के हो गए आपके। तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और होम साइंस, इनमें सब में इस सेम है। साथ में आपका ये जो पेपर है थियोरी वाला, ये होगा 4 क्रेडिट का, और प्रैक्टिकल वाला जो पेपर है ये होगा 2 क्रेडिट का। तो आपका टोटल कितने क्रेडिट का पेपर हो गया? ये 6 क्रेडिट का। तो मतलब पहले सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट जो है वो कितने क्रेडिट का हो जाएगा? 6 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद में ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उनकी अगर हम बात करें तो उनमें जैसे मैथमेटिक्स आपको दिख रही होगी, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी लिटरेचर है, सोशियोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है कॉमर्स में, EAFM है कॉमर्स में, और ABST है कॉमर्स में। अब इसमें क्या होना है, देखो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें, सब में सेम है। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो थियरी जो टेस्ट है वो कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का होगा। यहाँ पर कितने नंबर का था? प्रैक्टिकल में 10 नंबर का था, जबकि इसमें कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। और यहाँ पर 80 नंबर का पेपर था, जबकि जो जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उनमें जो यूनिवर्सिटी है वो कितने कितने नंबर का पेपर लेगी? 120 नंबर का। साथ में प्रैक्टिकल टेस्ट है वो है ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल है ही नहीं इन सब्जेक्ट्स में। प्रैक्टिकल एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम नहीं होगा इसमें। अदर्स में 10 नंबर और है। 10 नंबर कैसे कैसे हैं? 5 नंबर आपके प्रेजेंटेशन के और या फिर असाइनमेंट्स के, और 5 नंबर आपके अटेंडेंस के। तो यहाँ भी 20 नंबर तो ये और 10 नंबर ये। तो यहाँ भी कॉलेज कितने नंबर चढ़ाएगी आपके? 30 नंबर। और 120 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? थियरी का पेपर। तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि 120 का जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी लेगी, 30 नंबर का जो असेसमेंट है वो कॉलेज अपने लेवल पर करेगा। और इन सारे टेस्ट्स में आपका उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एब्सेंट रहे तो भी आपको एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि अगर अनुपस्थित रहे तो 40% तो कहाँ से ही लाओगे, क्योंकि आप उपस्थित ही नहीं हो उसमें।
आगे की स्लाइड्स में हम एक बार चलते हैं। अब आपका ग्रेडिंग सिस्टम किस तरह का रहेगा कि यूनिवर्सिटी किस तरह से आपकी ग्रेडिंग करेगी। तो पहला जो आपका कॉलम है उसमें है लेटर ग्रेड्स LG, सेकंड कॉलम है उसमें है ग्रेड पॉइंट, और लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें है मार्क्स रेंज। कि मान लीजिए कि आपके किसी पेपर में 91 से 100% तक नंबर आए, मान लीजिए 91 से 100% तक आए तो आपको कितने ग्रेड पॉइंट मिलेंगे? 10। और लेटर ग्रेड क्या होगा आपका? आउटस्टैंडिंग O। ठीक इसी तरह से 81 से 90% तक 9 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे और आपका A+ मिलेगा। A+ का मतलब है एक्सीलेंट। 71 से 80% तक आपको 8 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे और आपका जो है लेटर ग्रेड होगा वो A होगा। इसका मतलब है कि वेरी गुड। तो आप लोग इस चार्ट को एक बार देख लें तो ये आपका जो है लेटर ग्रेड्स और ग्रेड पॉइंट्स हैं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर जब आप लोग जाओगे uniraj.ac.in, वहाँ पे आपको जाना है वेबसाइट पर, तो उनमें तमाम ये चीज़ें हैं। और वहाँ पर जाकर के आप सिलेबस भी डाउनलोड कर लें। स्टूडेंट कॉर्नर में जाएं, स्टूडेंट कॉर्नर में जाकर के उसमें सिलेबस पे क्लिक करें और सिलेबस में बहुत सारे जो है लिंक आएंगे। उसमें सबसे पहला जो लिंक है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, उस लिंक पर आप जाएं और फिर उसमें जो है अपनी अपनी जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुएशन में जो है एंट्री कैसे होती है और एग्ज़िट कब होती है। मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। एंट्री के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम एक बार एग्ज़िट की बात करते हैं क्योंकि एंट्री तो आप लोगों की हो गई है। एग्ज़िट की बात करते हैं कि मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर कर आप लोग ग्रेजुएशन को छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको फर्स्ट ईयर करने का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सेकेंड ईयर करके छोड़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल अगर आप पूरे करते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। और यदि 4 साल वाला जो ऑनर्स वाला कोर्स करते हैं आप, तो बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स या फिर बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च की आपको उपाधि जो है डिग्री मिलेगी। तो ये आपके एग्जिट पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान से देख लें कि फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट है, सेकेंड ईयर करने के बाद में डिप्लोमा है, थर्ड ईयर करने के बाद में बैचलर्स डिग्री है और फोर्थ ईयर अगर आप करते हैं तो बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स और रिसर्च है। अब बात आते हैं, ये तो हमारे हो गए मेन सब्जेक्ट्स कि जैसे बायो वाला ग्रुप है तो बायो वाले ग्रुप के पास हो गए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। मैथ्स वाला ग्रुप है तो मैथ्स वाले ग्रुप के पास में हो गए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। और जो आर्ट्स है उसमें जो भी 3 सब्जेक्ट चुने हैं आपने, जैसे मान लीजिए किसी ने इकोनॉमिक्स चूज़ किया है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मान लेते हैं हम एक बार, अलग अलग ग्रुप्स हैं हमारी कॉलेज में, एक ग्रुप ये भी है। तो इनके अलावा और कौन से पेपर हैं आपके? तो इनके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 कंपलसरी पेपर हैं। 4 कंपलसरी पेपर कौन कौन से हैं? पहला पेपर है आपका इंग्लिश का, कंपलसरी है। इंग्लिश के इस पेपर में फर्स्ट सेम में आपके ग्रामर है और सेकंड सेम में आपके लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक इसी तरह से सेकंड जो पेपर है आपका वो है हिंदी का। तो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स हैं ये, कि आपकी जो लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ हैं उसको ये बढ़ाते हैं, है ना। तो इसी तरह से हिंदी में जो फर्स्ट सेम है उसमें ग्रामर है और सेकंड सेम में आपका लिटरेचर है। थर्ड जो पेपर है आपका वो है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज, कि आप यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपके अंदर कुछ स्किल्स भी आए। तो उन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। इसमें से बहुत सारे जो है आपको पेपर मिलेंगे इस स्किल एनहांसमेंट कोर्स में, उनमें से किसी एक पेपर को आपको चूज़ करना है। वो कौन कौन से पेपर है एक बार हम डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। फोर्थ जो है वो है आपका वैल्यू एडेड कोर्सेज। वैल्यू एडेड कोर्सेज का मतलब है कि ऐसे कोर्सेज जो आपके अंदर वैल्यू डेवलप करे, वैल्यू को बढ़ाए। और वैल्यू किसे कहते हैं? VALUE। वैल्यू का मतलब होता है कि जिनकी वैल्यू होती है, जिनका मूल्य होता है, जिनकी कीमत होती है। किनकी कीमत होती है? कि समाज के, सोसाइटी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और उन स्टैंडर्ड्स को कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी इनहेल करना चाहता है, अपनाना चाहता है। अब ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये कुछ तो होते हैं इंडिविजुअल और कुछ होते हैं जनरल। जैसे अगर हम जनरल की बात करें तो मान लीजिए कि शांति है। शांति कैसा है?
कि एक जनरल है कि सारे लोग जो है अपनी अपनी सोसाइटी को शांति सिखाना चाहते हैं, अहिंसा सिखाना चाहते हैं, या और तमाम तरह की चीज़ें सिखाना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से इंडिविजुअल क्या हो गया वैल्यू, कि किसी व्यक्ति को समय पर कॉलेज पहुंचना चाहिए, किसी व्यक्ति को रेगुलर अटेंडेंस देनी चाहिए, किसी व्यक्ति को रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता है, कोई करता है। ये कैसे वैल्यूज़ हो गए? इंडिविजुअल वैल्यूज़ हो गए, है ना। तो हम अक्सर किन्हीं घटनाओं की या किन्हीं चीज़ों की जो आपस में तुलना करते हैं, वो तुलना किस आधार पर करते हैं कि हमारे वैल्यूज़ क्या है। कि मान लीजिए कि कोई घटना घटित हुई और कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का हम असेसमेंट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को हम जज कर रहे हैं, तो किस आधार पर करते हैं कि हम किन वैल्यूज़ के आधार, हमारे वैल्यूज़ क्या है। कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ खाता है और कोई चीज़ लेता है अपने फूड में, और उस फूड के आधार पर जज करते हैं। तो आप मान लीजिए कि उस चीज़ को ख़राब मानते हैं, तो वो इसलिए ख़राब मानते हैं क्योंकि आपका वैल्यू सिस्टम है वो ये है कि आपके वैल्यू सिस्टम में उस चीज़ को ख़राब माना गया है। जबकि ऐसा नहीं है, अलग अलग सोसाइटी की अलग अलग वैल्यूज़ होती है। जब आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें, और हम लोग इन वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप चाहेंगे तो एक अलग से वीडियो या अलग से हम एक सेमिनार टाइप जो है कर लेंगे कॉलेज में, कभी आप कॉलेज आएंगे तब। ठीक है, तो बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज कौन कौन से हैं। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज में आगे की स्लाइड में मैं आपको ले चलता हूँ। देखो, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज में आपको जो यूनिवर्सिटी है वो 17, 18 और ये 19, आपको 19 पेपर अवेलेबल करवाती है। इनमें से कोई एक चूज़ करना है। पहला पेपर है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें कंप्यूटर आएंगे, और आप सब लोग देख सकते हो कि ये कितने कितने क्रेडिट का है, 2-2 क्रेडिट का है। तो पहला हो गया कंप्यूटर फंडामेंटल, तीसरा हो गया इंट्रोडक्शन टू ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, तीसरा है डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल, आपको एक्सेल शीट को किस तरह से यूज़ करके डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। फिर है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग लाइफ स्किल्स, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंस ऑफ एवरीवन, क्या है, फाइनेंस फॉर एवरीवन, यस। फिर है बेसिक्स ऑफ टूरिज्म कॉन्सेप्ट, कि टूरिज्म के बेसिक्स क्या हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री किस तरह से आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं या उसमें किस तरह से जा सकते हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें हैं। डेटा लिटरेसी है, बायो फर्टिलाइज़र है, नर्सरी एंड गार्डनिंग टेक्निक्स है, अनुवाद कौशल है, प्रभावी हिंदी लेखन है, फिर है पेस्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, वर्मी कंपोस्टिंग है, अंडरस्टैंडिंग यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये हमारे इकोनॉमिक्स से मिलता जुलता है। तो अगर आप ये पेपर चूज़ करते हैं तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकता हूँ। अंडरस्टैंडिंग यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, कि बजट किस तरह से जो है समझें हम लोग, जो गवर्नमेंट बजट पेश करती है, और इकोनॉमिक सर्वे कि पूरे इकोनॉमिक का जो हेल्थ है वो किस तरह का है, उस इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो वो किस तरह से पढ़ा जा सकता है, वो तमाम चीज़ें इसमें हैं। आगे है आपका सर्वे मैथडोलॉजी, कि हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं, तो उस रिसर्च में हम जो सर्वे करते हैं वो सर्वे किस तरह से करें। जैसे कि उसमें आएगा आपके डेटा है, डेटा कितने तरह के हैं, तो डेटा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। फिर प्राइमरी डेटा का कलेक्शन किस तरह से हम लोग करें, कलेक्शन करने के बाद में कौन कौन सी उसमें थ्योरीज हम अप्लाई करें, हम कैसे जो है हमारे डेटा को अनबायस्ड रखें, क्योंकि अगर हम हमारे डेटा को बायस्ड कर देंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमारा गलत रिज़ल्ट आ जाएगा और हम गलत निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। तो वो तमाम तरह की चीज़ें हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो इन तमाम कोर्सेज में आप लोगों का जिसमें भी इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप एक पेपर चूज़ कर सकते हैं। और मेरा सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाएँ तो आप ही जाएँ, आपके पापा, मम्मी, भाई, बुआ का लड़का, फूफा जी का लड़का इसको नहीं भेजें कृपया करके, क्योंकि वो उल्टे सीधे पेपर भर आता है, आपको आकर के बताता है, आप 10 चक्कर काटते हो कॉलेज के आकर के, और फिर भी आपका पेपर वो सुधर नहीं पाता है और आपका पेपर ख़राब हो जाता है और आप फेल हो जाते हो। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, पहले कॉलेज से कंसल्ट करेंगे कि सर मैं ये पेपर ले रही हूँ, इसके ये क्या क्या सोर्सेज हैं पढ़ने के, और पेपर लूँ या नहीं लूँ, एक बार ये भी आप जो है कंसल्ट कर लेंगे। तो हम लोग आपको जो है रिकमेंड कर देंगे कौन सा पेपर ठीक रहेगा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग खुद जाएं जब भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म भरें। फिर आपके वैल्यू एडेड कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्सेज में आपको यूनिवर्सिटी अवेलेबल करवाती है 11 कोर्स, 11 पेपर आपको अवेलेबल करवाती है। पहला आपका जो पेपर है वो है आनंदम,
आनंदम जैसे नाम से ही जो है आपको स्पष्ट हो रहा होगा। आनंदम, आनंदम का मतलब है आनंद। आनंद किसका? देने का आनंद, है ना, जॉय ऑफ गिविंग। कि हम जिस सोसाइटी ने हमको इतना सारी चीज़ें दी है, जिस सोसाइटी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, ये हमारी जो है ड्यूटीज़ बनती है कि हम उस सोसाइटी को कुछ रिटर्न करें। हम नेचर के रूप में उस सोसाइटी को रिटर्न कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों की हेल्प करके उस सोसाइटी को रिटर्न कर सकते हैं, हम जो वल्नरेबल ग्रुप है ना, उस ग्रुप की हेल्प करके जो है सोसाइटी को जो है रिटर्न कर सकते हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आपको आनंदम में, आपको एक इसका एग्ज़ाम नहीं होगा आनंदम का, आपको आनंदम की एक फ़ाइल बनानी है, फ़ाइल को आपको चेक करवाना है कि सर मैंने ये चीज़ें की है। बहुत नॉर्मल सा है, आप लोग अगर लेंगे तो हम लोग बताएंगे इसको। सेकंड पेपर है आपका डिजिटल एनहांसमेंट, कि आपको आपकी जो डिजिटली रूप से आप कैसे सशक्त हो सकते हैं, क्योंकि आज का जो एरा है वो पूरा डिजिटल है और डिजिटली आपको चीज़ों को जानना चाहिए और डिजिटल रूप से आप लोग अवेयर होने चाहिए। कौन कौन सी नई टेक्निक्स हैं मार्केट में, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को जाननी चाहिए। थर्ड पेपर है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, कि यदि आप आपकी सोसाइटी और आपके कल्चर को समझना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन पेपर है कि इस पेपर को पढ़कर आप आपकी कल्चर को समझ पाएंगे, आप आपके जो है सोसाइटी को समझ पाएंगे। तो ये पेपर ले सकते हैं जिनका इसमें इंटरेस्ट है। फिर है न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, कि हम हमारी हेल्थ और फिटनेस को कैसे मेंटेन रख पाएँ, हमें किन चीज़ों से न्यूट्रिशन मिल सकते हैं, हमारी जो डाइट प्लान है वो क्या होना चाहिए, वो तमाम तरह की चीज़ें इसमें हैं। फिर है जेरियाट्रिक वेलनेस एंड केयर। इसका मतलब है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आपका कौन सा पेपर है? फिफ्थ। तो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका हम केयर कैसे करें, उनको हम और सुरक्षित माहौल कैसे उपलब्ध करवाएं, उनके लिए ज़िंदगी और आसान कैसे करें, हम कौन सी ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उन लोगों की जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाए, उनका जो हेल्थ है वो थोड़ा ठीक रहे, उनको कौन सा खाना दें हम, वो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो इस पेपर में आपको पढ़ने को मिलेगी। फिर है आपका नेशनल, हाँ, एनसीसी। अगर आप एनसीसी लेना चाहते हैं तो आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा और आप एनसीसी उसमें फिल कर दें। फिर है आपका इंडियन वैल्यू सिस्टम, कि आप यदि इंडियन वैल्यू सिस्टम को समझना चाहते हैं कि हमारे वैल्यूज़ क्या रहे हैं, और वो तमाम तरह की चीज़ें इसमें हैं। फिर है आपका एनएसएस, कि आप कॉलेज में यदि एनएसएस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने इस पेपर में वैल्यू एडेड कोर्स में आप एनएसएस जो है भर सकते हैं। फिर है आपका फाइनेंशियल लिटरेसी, तो आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए क्योंकि हम फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप चेक्स के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं और हमारी ज़िंदगियों का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि बिना फाइनेंस के हम ज़रा भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी लिटरेसी आपको आनी चाहिए और अवेयर होना चाहिए। तो आपका यदि इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये पेपर ले सकते हैं। फिर है आपका एनसीसी, ये सेकंड सेम में आएगा, एनसीसी सेकंड और एनएसएस सेकंड। तो ये हो गया आपका वैल्यू एडेड कोर्स। ओके, तो होपफुली आप लोग ये चीज़ें समझ पाए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आप लोगों को। और आप लोग कॉलेज आएँ, प्लीज़ कॉलेज में आएँ, क्योंकि ये जो मैंने फ़ोटो लगा रखी है, ये फ़ोटो इस देश की पहली महिला शिक्षिका की है। जो पहली फीमेल टीचर थी वो थी सावित्री बाई फुले। और आप सब लोगों को पता होगा कि गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए सबसे मुखरता से और सबसे मजबूती के साथ में अगर किसी महिला ने आवाज़ रखी तो वो सावित्री बाई फुले थी। और इसीलिए मैंने जानबूझ करके लास्ट स्लाइड में सावित्री बाई फुले जी को रखा कि कम से कम हमारा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है तो कम से कम एक महिला से हम इंस्पायर हो कि उन्होंने आपकी एजुकेशन के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है, वो सोसाइटी से कितनी लड़ी है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो पितृसत्तात्मक रही है, पैट्रियार्टिक रही है और उसमें पुरुष हमेशा चर्चा के केंद्र में रहा है बजाय स्त्री के। स्त्री को कभी सेंटर में नहीं आया। आज भी
सावित्रीबाई फुले ने तो तब लड़ाइयाँ लड़ी थी, आज भी जो लड़की है वो संघर्षरत है कि कम से कम उसे पुरुष के इक्वल समझा जाए। और उन्होंने एक बहुत शानदार सा कोट किया था कि एजुकेशन इज़ द की दैट अनलॉक्स द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम, कि जो एजुकेशन है उससे हम फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि सड़क पर अकेले चल कर के आइसक्रीम खा लेना भर फ्रीडम है। फ्रीडम इससे कहीं ज़्यादा है। फ्रीडम का मतलब है कि आप आपके जीवन में बहुत सारे चुनाव करते हैं बच्चों। चुनाव का मतलब है कि इकोनॉमिक्स यहाँ से शुरू होता है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, कि हमें बहुत तमाम तरह की चीज़ें करनी है, हमें पढ़ना भी है, हमें घूमना भी है, हमें और तमाम तरह की चीज़ें भी करनी है, घर के काम भी करने हैं, हमें फिनेंशियली कहीं पे एक्सपेंड करना है, कहीं कौन सा एक्सपेंडिचर करना है, वो तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो उन तमाम तरह की चीज़ों में हमें चुनाव करने हैं, हमें डिसीजंस लेने हैं। तो उस चुनाव में वो जो चॉइस की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, उस चुनाव की प्रक्रिया में आपकी कितनी हिस्सेदारी है। फ्रीडम ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी का चुनाव किया जा रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, उस डिसीज़न में, उस निर्णय प्रक्रिया में आपकी कितनी हिस्सेदारी रही। क्या किसी पुरुष ने आपके लिए डिसीज़न लिए हैं? अगर पुरुष ने डिसीज़न लिए हैं तो आप कहाँ हैं, आपकी अस्मिता कहाँ है, आपका अस्तित्व कहाँ है। उन तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसे कहते हैं फ्रीडम। तो बहुत सारी बहस करेंगे हम। कुछ चीज़ों पे हो सकता है कि आपको मैं गलत लगूँ, तो आप लोग आपके तर्क पेश करना, फिर मैं अपने तर्क करूँगा। अगर आपके तर्क अच्छे हुए तो मैं आपकी बात मान लूँगा, अपने तर्क बदल लूँगा। और यदि मेरे तर्क अच्छे हुए तो आपको अपने विचार बदलने पड़ेंगे। बदलेंगे आप लोग? बिल्कुल बदलेंगे। मैं भी बदलूँगा, आप भी बदलेंगे। आप भी सीखें, मैं भी सीखूँगा, क्योंकि ये जो 3 साल है ये सीखने और सिखाने के साल है, ये स्किल डेवलपमेंट के साल हैं। तो इनको बर्बाद ना करें किसी की भी बातों में आकर, और अपने अंदर इन 3 सालों में खूब सारी स्किल्स बटोरें, खूब सारी कॉलेज में आकर डिबेट करें, खूब सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, खूब सारी किताबें पढ़ें। केवल सिलेबस को ही नहीं पढ़ें, सिलेबस से बाहर भी बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन राइटर्स ने अपनी किताबें लिखी, उन किताबों को पढ़ें जो ज़िंदगियां बदलती है। उन लोगों को पढ़ें जिन्होंने इस देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, पूरे वर्ल्ड में भी दी हैं। कई सारे ऐसे लोग हुए हैं, तो उन लोगों को भी आप पढ़ें। आपका कॉलेज की लाइब्रेरी इंतज़ार कर रही है, तो आप आएँ। और महात्मा गांधी की कोटेशन के साथ में मैं इस बात को एंड करूँगा। महात्मा गांधी ने कहा कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, कि वो चेंज आप खुद बने जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। जो भी परिवर्तन आप देखना चाहते हैं वो पहले आप खुद करें। और वो पहले आप खुद कब कर पाएंगे? जब आप आपका जो एजुकेशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्योंकि एजुकेशन और लिटरेसी, 4 क्वेश्चन पढ़ करके 90% नंबर ले आना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इससे कहीं आगे बढ़कर है। जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ लिटरेसी है, कि आपको पढ़ने और लिखने की स्किल्स आती है, बस। एजुकेशन ये नहीं है। बाकी और खूब सारा डिस्कस करेंगे आपके साथ में हम क्लासेज में। आप लोग आएँ। थैंक यू सो मच। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लें आप लोग एक बार। क्लासेज शुरू हो गई हैं, तो कल से टाइम से क्लासेज में पहुँचे। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग आएंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम लोग भी आपकी क्लासेस लें। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में हम क्लासेस लेते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये नहीं सोचे कि इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे हम इंग्लिश मीडियम में भी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ऐसा नहीं सोचे कि ये केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, हम जो है दोनों लैंग्वेजेज में पढ़ाएंगे। तो आप लोग आएँ कॉलेज में, हम लोग बैठ कर के बातें करेंगे, खूब सारा पढ़ेंगे। थैंक यू।